हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिजनेसेस हमेशा बदलते रहते हैं, लगातार प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट के साथ उनकी बेचने की तकनीक भी बदलती रहती है। आज से कुछ सौ साल पहले यानी कि 50-60-100 साल पहले जो बिजनेसेस खड़े हुए उनमें ज्यादातर फोकस होता था मार्केटिंग पे, सेल्स पे। मतलब हर चीज को क्या किया जाता था कि सेल्स पे फोकस किया जाता था। लेकिन जब वक्त बदला, जब कॉम्पिटिटर आए, जब चीजें बदलने लगी, तब क्या हुआ, तब ध्यान दिया जाने लगा प्रोडक्ट पे भी कि प्रोडक्ट के साथ हम सेल्स पे काम करें। फिर आगे चल के कुछ और क्या हुआ, आगे चल के जब दुनिया बदली तो जो कंपनी थी उन्होंने सोचा कि हम प्रोडक्ट भी देंगे, बढ़िया मार्केटिंग भी करेंगे, सर्विसेज भी देंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे। मतलब हर बार चीजें बदलती गई और मार्केटिंग का तरीका बदलता गया। और उसी के लिए एक किताब लिखी गई जिसका नाम था मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिलिप कोटलर और केविन लेन केलर, ये दो राइटर हैं, इन्होंने इसको लिखा है। मैं आपको बताऊं, फिलिप कोटलर की जो किताबें हैं वो काफी हद तक एमबीए में पढ़ाई जाती हैं। ये मार्केटिंग का एक मुख्य पहलू माना जाता है। इनकी किताबें मानी जाती हैं कि अगर आपको मार्केटिंग जाननी है, सेल्स जानना है, तो बिना इसके आप ना मार्केटिंग सीख सकते हैं ना आप सेल्स सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लास्ट में मैं आपको एक हिंट दूंगा कि कैसे आप इन तरीकों को अपना के आप नॉर्मली भी अपने शहर में आप पैसे बना सकते हैं। इन्हीं तरीकों से हम जानेंगे। तो दोस्तों, यहां पे शुरुआत होती है सबसे पहले नाइकी की। नाइकी में बात करें दोस्तों, नाइकी क्या है? जूते बनाती है, जूतों की कंपनी है। जब नाइकी आई मार्केट में, जब उसने जूता बनाना शुरू किया तो उसी दौरान एक और कंपनी थी जिसका नाम था रिबॉक, उसने भी जूता बनाना शुरू किया। दोनों कंपनियां काम कर रही थी, नया दौर था, नई चीज थी, लोगों को पसंद आने लगी क्योंकि वहां पे ठंड भी पड़ती थी और इस वजह से जो जूतों का पहल था वो शुरू हो गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, जो नाइकी थी इसका जो सेल था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। क्यों डाउन होने लगा? क्योंकि जो रिबॉक था वो काफी हद तक मार्केट डोमिनेट करने लगा। अब नाइकी क्या करता? नाइकी के जो मैनेजर थे, जो डायरेक्टर थे, इससे मूवी भी बनी है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो जो नाइकी के डायरेक्टर थे, मैनेजर थे, उनके दिमाग में यह था कि हम अपने जूतों की सेल कैसे बढ़ाएं। तो उनके दिमाग में था कि आखिर इसे कोई ऐसा इंसान पहने जो लोगों के नब्ज में धड़कता हो, दिल में धड़कता हो, ठीक है, जिसके लिए लोग पागल हों। अगर वो हमारा ये शूज पहने तो उसे देख के जो लोग हैं वो भी हम इस शूज को खरीदेंगे, इसको पहनना चाहेंगे। यानी कि यहां पे जो पहली लर्निंग थी वो थी कि इंटेंसिटी ऑफ द मार्केटिंग, इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन। इन्होंने 100 लोगों को बताने की जरूरत नहीं समझी। इन्होंने समझा कि एक बंदा हो जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो कि उसे देख के सब लोग प्रभावित हो जाएं। यानी कि आम भाषा में हम समझे कि नॉर्मल इंसान जाता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बार बार लोगों को बताता है, ये प्रोडक्ट भैया ले लीजिए, लोग नहीं लेंगे। लेकिन एक स्टार जैसे एक विराट कोहली है, उन्होंने उस बस शूज को, उस कपड़े को पहन लिया, उसको देख के लोग ले लेंगे क्योंकि वो उन्हें फॉलो करते हैं, वो इनके दिलों में धड़कता है। तो यही चीज यहां पे थी, नाइकी के साथ थी। इसके जो डायरेक्टर थे जाते हैं माइकल जॉर्डन के पास। माइकल जॉर्डन उस टाइम पे अपने पीक करियर पे नहीं थे, समझिए, पीक करियर पे नहीं थे। वो ऐसे ही थे जैसे आप शुभमन गिल है, मतलब शुरुआत के दौर में थे लेकिन बहुत तेजी से आगे जा रहे थे। तो नाइकी उनके पास जाता है। नाइकी चाहता है कि इन्हें हम अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, लेकिन जो माइकल जॉर्डन थे ये काम कर रहे थे रिबॉक के लिए। तो इनका ये कहना था कि मैं रिबॉक को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नाइकी उनके पास जाता है, उनकी मां से मिलता है, वो कहता है कि नहीं, हमें काम कराना, हम जो पे करना होगा हम करेंगे। और पहली बार माइकल जॉर्डन क्या करते हैं, कट मांगते हैं। ये पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि सेल्स में वो कट मांगते हैं कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए। अब नाइकी के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉस में थे, उनके पास इतने पैसे थे नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी नाइकी ये डील साइन करता है। मतलब वो बहुत बड़ा रिस्क लेता है माइकल जॉर्डन के ऊपर। और माइकल जॉर्डन जब वहां पे बास्केटबॉल खेलने जाते हैं तो वहां पे शूज इनके पहन के जाते हैं। और उस पहली बार जो नाइकी होता है ऐसे शूज डिजाइन करता है जो काफी अलग था, जो माइकल जॉर्डन के लिए ही था। मतलब यहां पे फील करा जाता था कस्टमर को कि हम जो बनाएंगे सिर्फ आपके लिए बनाएंगे। और यहां पे उसके बाद क्या होता है, लगातार इनकी सेल बढ़ती है, $100 मिलियन के ऊपर ये सेल कर जाते हैं और वहां पे माइकल जॉर्डन भी काफी सारा पैसा कमाते हैं। तो यहां पे जो राइटर ये बोलते हैं कि आप इंटेंसिटी को हिट करिए, जो मतलब आप समझिए कि आप ऐसी चीजों की जिसके साथ लोग कनेक्टेड हो। जैसे फरारी की हम बात करें, फरारी जो गाड़ी होती है वो एक तरीके साइन है किसकी, जीत की। तो जब लोग फरारी को देखते हैं तो फील करते हैं, यस, विनिंग चीजें फील करते हैं।
तो यहां पे उन्होंने किसको हिट किया? इंटेंसिटी को हिट किया, इमोशन ऑफ इंटेंसिटी को हिट किया, जिसकी वजह से जो नाइक था इसका जो सेल था वो काफी ज्यादा बढ़ा। फिर दूसरा तरीका ये क्या करते हैं, दूसरा तरीका होता है जब विंबलडन होता है तो वहां पे रोजर फेडरर ऐसे जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो खेलने जाते हैं, तो रीबॉक क्या करता है, वहां का सारा कुछ देख लेता है, ठीक है, सारा कुछ हैंडल कर लेता है, सारी मार्केटिंग उसकी वहां पे होती है। अब नाइकी सोचता है हम क्या करें, तो नाइकी क्या करता है कि जो ये दोनों होते हैं, रोजर फेडरर होते हैं और एक जो टेनिस प्लेयर होते हैं, उनको अपने शूज पहना देता है, उनके अपने कपड़े पहना देता है, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, ऐसा लगता है कि दोनों तरफ नाइकी ही खेल रहा है। तो इस तरीके से जो नाइकी का जो कोर मार्केटिंग था वो था इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन, यानी कि सीधे लोगों को दिमाग को दिल में जाके घुसना, क्योंकि हर इंसान प्लेयर से अटैच्ड है। इसी वजह से उन्होंने अपना सारा पैसा, आप देखेंगे वो 10 जगह नहीं लगाते हैं, वो सीधे बड़े प्लेयर को काउंट करते हैं, बड़े प्लेयर को हिट करते हैं, उन्हीं के ऊपर सारा पैसा लगाते हैं, लेकिन उसके बदले वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। उन्होंने ऐसी मार्केटिंग नहीं चुनी, उन्होंने सीधे इमोशनल मार्केटिंग को उन्होंने चुना, ये था। और दूसरी चीज नाइकी के साथ क्या थी, नाइकी के साथ ये था कि उन्होंने अपने जो शूज था उसको इतना कंफर्ट बना दिया था, इतना ईज बना दिया था कि जब कोई इसको पहनता था उसको लगता था कि ये लगता है मेरे लिए ही बनाया गया है, मेरे डिमांड के हिसाब से ये बनाया गया है। इसको हम आगे समझेंगे डिमांड के बारे में। अब यहां पे दोस्तों ESPN की बात आती है। जो कोटलर होते हैं बात करते हैं कैटेगरी की, किसकी बात करते हैं, कैटेगरी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे रिटेल बिजनेस में घुसना है, अब वहां पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सब प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ ढूंढ लूं यार ये चीज नहीं है मार्केट में और मैं अपना पूरा फोकस उस पर लगा दूं, तो हमारे पास उस कैटेगरी के सब लोग आ जाएंगे। तो ESPN जो कंपनी है, आप देखेंगे ज्यादातर फुटबॉल, कुछ लिमिटेड गेम्स ही दिखाते हैं, ये हर तरीके के गेम में नहीं घुसते हैं। फुटबॉल पे, कुछ लिमिटेड गेम पे ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो ESPN ने क्या किया, जब ये स्पोर्ट्स में आए तो इनका पहले से ही क्लियर था कि हम इसी कैटेगरी के अंदर काम करेंगे, हम 10 स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हम क्रिकेट भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, ये ऐसा नहीं था। इनका क्लियर था हम फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, कुछ ही गेम पे हम फोकस करेंगे, उन्हीं गेम्स को हम लगातार दिखाएंगे। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि इन्हें पहली बात बहुत कम पैसा निवेश करना पड़ा, क्योंकि इनको 10 जगह पैसे नहीं डालने थे, एक कैटेगरी में डालना था। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें हॉटस्टार के बारे में, देखिए कभी कभी जो जियो होता है कभी कभी वो खरीद लेता है, ठीक है। जैसे किसी गेम का हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसका पूरा ले लिया, 1 साल का जो उनका पैसा लगाते हैं वो, लेकिन अब उनको 10 जगह पैसे लगाने हैं। तो वो हॉटस्टार क्या करता है, सिर्फ गेम पे, सिर्फ एक गेम पे सारा पैसा वो लगाता है, ठीक है। इसी वजह से हॉटस्टार बार कभी कभी वो गेम जीत जाता है। तो यहां पे ESPN के साथ था, इन्होंने कैटेगरीज पे फोकस किया कि हम एक सिंपल गेम दिखाएंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो ऑडियंस इनके पास आने लगी, वो ऑडियंस उनकी इकट्ठा हो गई और ये ब्रांड बन जाता है। आगे चल के इसे वॉल्ट डिज्नी भी इसे बहुत सारे पैसे डालता है और ये काफी हद तक ये प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। यानी कि जब आप ऐसे बिजनेस में कूदे जिसमें और लोग हैं तो आप कैटेगरीज पे फोकस करिए, आप एक टारगेटेड ऑडियंस की तरफ ही आप जाइए, ये आपके लिए सबसे आसान होता है। अगर आप बहुत छोटे भी हैं, आप समझिए आपके पास बहुत कम पैसा है, लेकिन आप एक नीस क्रैक पे, जैसे दीवार है, एक क्रैक है उसमें, उसी क्रैक को फोड़ फोड़ के आप दीवार बना ले, वो आपके लिए आसान होगा। आप सोचेंगे पूरा दीवार में तोड़ के जाऊं मुश्किल है, लेकिन क्रैक को अगर आपने ढूंढ लिया, उस क्रैक में घुस रहे हैं, तो वहां से आपको आगे बढ़ना काफी आसान होता है। अब यहां पर दोस्तों बात करेंगे वॉलमार्ट की। राइटर बात करते हैं वॉलमार्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, ठीक है, इजीनेस के बारे में। वॉलमार्ट आपको पता है एक तरीके से रिटेल बिजनेस है। ये क्या करता है, सामान बेचता है, लेकिन सामान की संख्या बहुत ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है। अब यहां पे क्या है, देखिए वॉलमार्ट ने ऐसी टेक्निक इजाद कर ली है कि कौन कस्टमर कितनी बार आता है, कौन से प्रोडक्ट उठाता है, कहां उठाता है, कितने प्रोडक्ट कहां रखे जाएंगे, ये हर एक चीज वॉलमार्ट को पता है। वॉलमार्ट मतलब चीजों को सस्ता रखता ही है कि ठीक है, वो बल्क में चीजें खरीदते हैं, बड़ा रिटेल है, चीजें सस्ती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं इजीनेस की। क्या इजीनेस, कस्टमर गया, उसको पता है कि ये चीज यहां मिलेगी, ये चीज यहां मिलेगी, हर चीज सिस्टमैटिक डिसाइड है। इन्हें अपने हर एक कस्टमर के बारे में हर एक डेटा पता है कि मेरा कस्टमर कब आएगा, कितने दिन के बाद दोबारा रिटर्न आएगा, वो कितना परचेस करेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो उनको ये पता हो जाता है कि मैक्सिमम कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन प्रोडक्ट को आगे लगा दिया। जैसे मान लीजिए मैं एक दुकान में जाता हूं, मुझे क्या करना है, मुझे जाते ही क्रीम रोल खाना है, क्योंकि क्रीम रोल मुझे बहुत पसंद है। अब उसको पता है कि 100 कस्टमर में से 50 कस्टमर क्रीम रोल खाते हैं, तो क्रीम रोल आगे रख दिया गया है, पहले रख दिया गया है, उसमें कैटेगरीज कर दी गई है, प्राइसिंग कैटेगरीज कर दी गई है। इस वजह से जो वॉलमार्ट था वो इतना सिस्टम को इजी बना दिया, कस्टमर के हिसाब से इतना आसान बना दिया कि कस्टमर को जाते ही सबसे ज्यादा आराम मिलता था, सबसे ज्यादा पैसा उसके बचते थे। उसके पास कैटेगरीज थी, चॉइस की कैटेगरीज थी,
और इसी वजह से जो वॉलमार्ट था वो इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया। अगर पूरी दुनिया की रिटेल की बात करें तो रिटेल बिजनेस में जो वॉलमार्ट है वो दुनिया में सबसे आगे है। एक हालत ऐसी आई कि जो वॉलमार्ट के फाउंडर थे वो दुनिया में सबसे अमीर तक पे आ गए थे, ये हालत थी। तो ये इनकी तकनीक थी। रिटेल तो हर कोई खोलता है, लेकिन इन्होंने रिटेल बिजनेस को इतना आसान बनाया, इतना इनोवेटिव बना दिया कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, इतना इजी बना दिया कि जिसकी वजह से ये चीजें यहां पे हो पाई। अब दोस्तों हम बात करेंगे डायपर के बारे में कि डायपर, अब यहां पे हम समझेंगे रिसर्च कैसे होता है। ठीक है, रिसर्च कैसे होता है, कैसे लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है। जब डायपर की कंपनी शुरू हो रही थी तो इनको एक प्रॉब्लम थी। इनको पता था कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके पीछे जो पेरेंट हैं बहुत परेशान होते हैं। तो कैसे बनाया जाए कि जो बच्चे हैं उनकी मतलब हेल्प हो सके, माँ बाप भी परेशान ना हो सके। यानी कि ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन देना चाहते थे। यानी कि ऐसा नहीं था अच्छा आप ये करोगे, ऐसा नहीं, ये अल्टीमेट सोल्यूशन देना चाहते थे। यस, मैंने आपको ये दे दिया, आपकी सोल्यूशन सॉल्व। तो इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा सर्वे शुरू किया। बहुत सारे पेरेंट्स को लाए, मम्मी को लाए, फादर को लाए, इन्होंने बहुत सारे पेरेंट को इन्होंने लाके बुलाया। अब उनसे बार पूछते रहते थे हम अच्छा क्या बनाए, अच्छा ऐसा बनाए, ठीक है। तो इन्होंने कुछ उनको पे किया कि आप हमारे सर्वे में साथ जुड़िए, तो ये बना के देते थे। अब वो बच्चे जब यूज करते थे उनकी माँ के बोलती थी नहीं बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा जब पहनता है तो रोता है, उसको दर्द होता है, उसको हिलने डुलने में प्रॉब्लम है, उसको फील होता है कि कुछ बांध दिया गया है। तो इन्होंने सोचा अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं। इन्होंने इसको और हल्का बनाया और साइजेबल बनाया ताकि बच्चा जब पहने तो उसको पता ना चले। फिर मदर घर वालों ने आके बोला कि जब ये टॉयलेट करता है तो वो टॉयलेट लीक्स हो जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कुछ ऐसा बनाया कि वो लीक भी ना हो, चलो ठीक है हम उसको भी बना देते हैं। तो इन्होंने ऐसे करके उसको बहुत एडवांस बनाया, बहुत हल्का था, बहुत ही सकिंग था, मतलब बहुत ही ज्यादा सोख लेता था वाटर को, ठीक है। बच्चों को डिस्टर्बेंस भी, बच्चों को पता भी नहीं चलता था। इस तरीके इन्होंने क्या किया, डायपर बना दिया। अब डायपर जब इन्होंने बनाया कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर रिसर्च करके, तब क्या हुआ, ये बिकना शुरू हुआ और ये महज कुछ सालों में ही ये बिलियन की कंपनी बन गई थी। यानी कि हमें जो रिसर्च होता है, लोग बोलते हैं रिसर्च करिए, सर्वे करिए, लेकिन सबसे जरूरी ये होता है कि सर्वे करे तो करे कैसे। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि सर्वे करना है, ठीक है, हमें मार्केट रिसर्च करना है, लेकिन क्या मार्केट रिसर्च करें, कैसे मार्केट रिसर्च करें, ये सबसे जरूरी है। यानी कि सामने कस्टमर है, उससे हम लगातार बातें करें, अच्छा आपको ये चाहिए, ये चाहिए, 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 नहीं नहीं ये प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है इसको भी सही कर दे रहे हैं, इसको भी सही कर दे रहे हैं, ठीक है हम इसको सही कर दे रहे हैं। तो फिर जो प्रोडक्ट बनके तैयार होगा उनके हिसाब से बनके तैयार होगा। और फिर आती है फिर पीछे मार्केटिंग। तो जो प्रोडक्ट उनके हिसाब से मार्केटिंग अच्छी है, 100% आप सक्सेसफुली आप ग्रो कर जाएंगे। तो डायपर ने यही चीज किया था। ऐसे ही कैटरपिलर करके कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी क्या काम करती थी, वो कंपनी काम करती थी एक तरीके से मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करती थी, मतलब किसी भी कंस्ट्रक्शन में वो हेल्प करती थी। अब क्या था, और भी कंपनियां थी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन जो कैटरपिलर कंपनी थी वो क्या करती थी, वो सारा सिस्टम देती थी। सारा सिस्टम यानी कि जैसे मान लीजिए कि मुझे एक क्या करना है, मैं डॉक्टर हूं, मुझे अपना एक खोलना है, ठीक है, अपना एक हॉस्पिटल खोलना है। कोई कंपनी आती है, बोलती है मैं आपके लिए हॉस्पिटल बना दूंगा, मैं आपके लिए ईंटें भी ला दूंगा, मैं आपका सब कुछ कर दूंगा, ठीक है, मैं आपके लिए बेड भी लगवा दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल सारा कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो समझ में आता है यार इतना बढ़िया सिस्टम इनके पास, ये सब कुछ हमें दे रहे हैं, हमें तो बस कुछ ही चीज करनी है। तो कैटरपिलर भी ऐसा करता था कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उसके पास सारे इक्विपमेंट थे, सारी चीजें थी, मतलब बेसिक से लेके जेट तक, ठीक है, मतलब शुरू से लेके अंत तक सारी चीजें वही कर देते थे। इसी वजह से जो कैटरपिलर था वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सबसे आगे जा पाए। तो यहां पे हमने देखा कि दो, पहली चीज ये थी कि प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा ये था कि मार्केटिंग हम कैसे करें कि जो सामने वाले हैं वो क्या हो उसकी तरफ आकर्षित है। यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या होता है फिर मार्केटिंग की चीज आती है, ठीक है। और मार्केटिंग के बारे में यहां पे दोस्तों जो बात की गई कि इमोशनल इंटेंसिटी को हिट करना, उसको जाके टच करना, जिसकी वजह से लोग उसे खरीदे। माइकल जॉर्डन, आपको पता है माइकल जॉर्डन ने प्राइसिंग के बारे में बहुत बात की थी। जब वो नाइक में आए तो उन्होंने बहुत झगड़ा किया। उन्होंने बोला कि जब लोग जूते, क्योंकि उनके जो फॉलोअर बहुत बड़े थे, जैसे आज के टाइम में विराट कोहली है, मतलब लोग पागल हैं उनके पीछे, ठीक है, वैसे ही जॉर्डन बास्केटबॉल की दुनिया के भगवान माने जाते थे। तो लोग तो उनके पीछे पागल थे। जाहिर सी बात है वो जो भी चीजें पहनेंगे हर कोई वही चीजें पहनना चाहेगा। तो माइकल जॉर्डन ने ये बात बोली कि ठीक है आप करो, लेकिन प्राइस इतनी सस्ती रखो, इतना एक्चुअल प्राइस रखो कि लोग उसे ले पाएं और उन्हें वर्थ इट न फील हो। इन्होंने जूतों के लेके काफी काम किया। उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसे चीजों मत बनाइए, ऐसा बनाइए जिसमें लोगों की हेल्प भी हो। ये चाहते थे कि जब लोग पैसा लगाएं,
लोग अपने खून पसीने का पैसा उसमें लगाए तो वो चीजें वर्थ इट ना हो, उनकी सच में मदद हो, क्योंकि ये जानते थे कि जब उन्हें पहनते हुए जूता लोग देखेंगे तो वो लोग भी वही शूज पहनना चाहेंगे, ठीक है। और उनके पास पैसे बहुत कम होंगे क्योंकि उनको जो फॉलो, उस टाइम पे बहुत सी गरीबी थी, हर देश में गरीबी थी। तो इस वजह से नाइकी के पास भी काफी ज्यादा क्या था, रिसर्च की चीजें थी, मतलब वो काफी चीजें इनोवेट कर पाए लोगों के हिसाब से, और इसी वजह से ये ब्रांड बने, ठीक है। तो लगातार देखिए ब्रांड, देखिए बहुत ही सिंपल था, इन्होंने बहुत बड़ा लॉजिक नहीं बनाया, इनको इनके पास एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, वो उसी पे हिट करते गए। जैसे आज हम एप्पल की बात करें, ठीक है, एप्पल हम हमेशा लगातार किस पे फोकस करता है, इनोवेशन पे। वो हमेशा, जब मैं स्टीव जॉब्स की मूवी देख रहा था तो उसमें प्रोसीजर लगाना था, ठीक है। वो अपना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट नाम था, उनकी बेटी के नाम पे प्रोजेक्ट था। तो जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो जो प्रोसेसर था वो बहुत महंगा था, तो लोगों ने कहा कि अगर आप इतना महंगा लगाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत महंगा हो जाएगा, और इतनी महंगी चीज फिर लोगों के बीच में जाएगी, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मतलब स्टीव जॉब्स ने कहा कि महंगी हो तो हो, लेकिन मैं तो ये लगाऊंगा। यानी कि उनका एक सिंपल टारगेटेड मार्केटिंग तरीका था कि हम क्वालिटी पे जाएंगे। क्वालिटी मतलब अगर क्वालिटी की अगर आज बात हो तो दुनिया में जो सबसे बेस्ट चीज है वो है एप्पल। खुद स्टीव जॉब्स ये कहते थे कि आपने दो कंपनियां देखी, एक अमेरिका में कंपनी है, एक जापान में कंपनी है। सबसे ज्यादा मार्केटिंग अगर आप देखते हैं तो वो होती है अमेरिकन कंपनी की, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिकता है वो बिकती है जापानीज कंपनी की। मतलब जब लोगों से आप पूछेंगे, रिव्यू लेंगे, तो बोलेंगे जापानीज प्रोडक्ट आर गुड, लेकिन मार्केटिंग किसकी होती है, अमेरिका की होती है। तो उन्होंने यही बोला था कि प्रोडक्ट बहुत मायने रखता है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो बिकेगा ही बिकेगा। तो यहां पे दो चीजें बात की गई, प्रोडक्ट मेकिंग कि प्रोडक्ट आप कैसे बनाएं, और फिर उसके बाद आता है मार्केटिंग, सेल्स आता है कि मार्केटिंग को हम कैसे करें। तो हर एक चीज का आपका एक टारगेटेड मार्केटिंग होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए कि हमें किस तरीके से हिट करना है। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड है, मतलब प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों की सर्विस करता है, तो आपको मार्केटिंग में वही हिटेड चीज बार बार कहनी है कि आपकी ये मदद करेगा, आपकी ये मदद करेगा, आपकी ये मदद करेगा। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो क्या करता है, उन्हें ब्रांडेड फील कराता है, तो आपका मार्केटिंग स्लोगन ही एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार अलग अलग, आपका एक मार्केटिंग स्लोगन होना चाहिए कि ये आपको ब्रांडेड फील कराएगा, ठीक है। तो हर एक आपके मार्केटिंग कोर होना चाहिए, जो यहां पर राइटर बात करते हैं कि अलग अलग जो ब्रांड होता है किसी वजह से निकल के आता है, और वही वजह उसकी क्या होती है, ब्रांडिंग कोर होती है। तो यहां पे है दोस्तों, हमने इसको समझा। अब एक चीज मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इसके थ्रू आप पैसे बना सकते हो, कैसे आप कर सकते हो। देखिए, जब आप अपने आसपास शहर में, मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको बेचना आता है, उस प्रोडक्ट की जानकारी है आपको, तो आप किसी भी अपने आसपास के मैन्युफैक्चरर के पास जा सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो कि ठीक है, आप मुझे जॉब मत दीजिए, मैं आपका जो प्रोडक्ट है मैं क्या करूंगा, इसको ले जाके मैं आपके लिए ऑर्डर्स लाऊंगा, सैंपल दिखा दिखा के मैं ऑर्डर लाऊंगा, और जितना सेल होगा आप मुझे कुछ कमीशन दे दीजिएगा। यही हो सकता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, आपको बेचना आता है, प्रोडक्ट अच्छा है, तभी मार्केट में चल रहे हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, बड़े मैन्युफैक्चरर के पास मत जाइए। तो वहां से क्या होगा, आपको एक मौका मिलेगा चीज़ों को सेल करने का, ठीक है। वहां से आप चीज़ों को सेल कर पाएंगे, ठीक है, आप पैसे भी बना पाएंगे, और हो सकता है कि लाइफ वहां से बदल जाए, ठीक है। तो ये होती है सेलिंग। जब आपको प्रोडक्ट के बारे में सही तरीका पता है कि प्रोडक्ट बनाया क्यों गया है, तो आप जाके सामने वाले को समझा पाएंगे, आप सेल कर पाएंगे, और आप जॉब न मिलते हुए भी आप जॉब क्रिएट कर पाएंगे। तो ये इस किताब से सीखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमने फ्लो का कोर्स लॉन्च किया है। यही कोर्स फॉरेन में लगभग 30 से 40 हज़ार 45 हज़ार की है, लेकिन इंडिया में यही कोर्स मात्र आपको 299 में मिलेगा जब आप इसे अवेल करेंगे। सिल्वा मेथड, ठीक है, ब्रेन वेव्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द फ्लो, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कैसे फ्लो पैदा किया जाता है, प्रैक्टिस ऑफ द फ्लो, कॉन्शियसनेस हैकेबल, यानी कि हम अपने कॉन्शियसनेस को, चेतना को कैसे हैक करें कि हम फ्लो के अंदर जा पाएं, ठीक है। व्हाट इज द फ्लो, अल्ट्रा लर्निंग, ठीक है, कि अल्ट्रा लर्निंग लेवल पे हम कैसे जाएं कि बहुत क्विकली हम चीजों को लर्न कर पाए। ये सारी चीजें इस कोर्स में बताई गई हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।